हेलो दोस्तों, नवंबर 22 का पेपर 8 जब से हुआ है एफएमईको का, काफ़ी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है सर पेपर रिव्यू डालना। सर बहुत पजल्ड है, पेपर थोड़ा अलग था। डेफिनेटली सर क्वेश्चंस देखे हुए थे मगर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अलग था। वी आर डाउटफुल कि कंसेप्चुअली हमने करेक्ट सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं हूं आपके पास यहां पर दिखाने के लिए आपको पेपर रिव्यू। सर पेपर रिव्यू क्यों डालते हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं सर 2 महीने हमें पूरे मिलते हैं, चिलैक्स करने दो, बाद में का बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये पेपर रिव्यू डालने का सिंपल लॉजिक ये है कि ये रिव्यू को अच्छे से सुन लो एंड तक और जान लो कि आपको इस पेपर 8 में कितने मार्क्स मिलेंगे। बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आप स्कोर करोगे, आप पास हो जाओगे अच्छे से तो डेफिनेटली आईटीटी ओरिएंटेशन सब कर लेना। बट अगर आपका थोड़ा सा डाउटफुल लगता है आपको कि आपका क्या होगा तो डेफिनेटली आपने समय रहते समय अच्छे से पढ़ाई चालू कर देना चाहिए, थोड़ा 2 दिन 4 दिन चिलैक्स कर कर। तो डेफिनेटली ये पेपर रिव्यू का पर्पस होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जान लेना कि आपके स्कोर्स कहां तक आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा नवंबर 22 ये आपका पेपर था जो आपको एग्जाम में मिला है। इसका क्वेश्चन नंबर 1A स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1A क्या बोलता है? के लिमिटेड हैज क्वार्टरली आउटफ्लो ऑफ कैश ऑफ रुपीज 9 लाख। कितना कैश आउटफ्लो? क्वार्टरली 9 lakhs अराइजिंग यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द क्वार्टर। The company has investment portfolio of marketable security. It plans to meet the demand for cash by periodically selling marketable securities. The marketable securities generate a return of 12% per annum. Transaction cost of converting investments into cash is 60 rupees. Company uses Baumol's model to find out the optimum transaction size for converting marketable securities into cash. Consider year as 360 days. You are required to calculate company's average cash balance. क्या निकालना है? कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस। दोस्तों एवरेज कैश बैलेंस इज नथिंग बट लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2। बट लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है? ईओक्यू के फॉर्मूले से डिसाइड होता है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है दोस्तों अंडर रूट 280 अपॉन आई। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन था। एंड दोस्तों यहां पर मेरा एनुअल कैश रिक्वायरमेंट क्या है? क्वार्टरली आउटफ्लो मेरा 9 लाख है, इंटू 4 करेंगे तो ईयरली मेरा रिक्वायरमेंट आ जाएगा 36 lakhs का। तो ईयरली रिक्वायरमेंट आ गया 36 lakhs का। हमने क्वेश्चन में अभी अभी पढ़ा था, उसके बेसिस पर हमने निकाल लिया हमारा एनुअल कैश रिक्वायरमेंट 36 lakhs। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नथिंग बट कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। उसका कॉस्ट है गिवन, कितना गिवन है? 60 रुपीज है शायद, यस रुपीज 60। और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है पर रुपी पर एनम वो है 0.12, करेक्ट। तो यहां पर हम लेंगे इंटू 60 एंड डिवाइड करेंगे 0.12 से। तो यहां पर हमें मिल जाएगा हमारा 36 lakhs इंटू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.12। जो भी आंसर आएगा उसको अंडर रूट में अगर हम डालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आता है 60,000। तो हमारा लॉट साइज मतलब हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 60,000 है। बट ये तो पूछा ही नहीं है हमको पूछा है कि एवरेज कैश बैलेंस कितना होगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर फर्स्ट पार्ट का आंसर एवरेज कैश बैलेंस। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना चाहिए, एवीजी। ऑब्वियसली ये मैं ही लिख सकता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ठीक है। तो एवरेज कैश बैलेंस विल बी नथिंग बट लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 which is nothing but 60,000 divided by 2 which comes to 30,000 rupees। करेक्ट फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर आ गया 30,000 रुपीज का एवरेज कैश बैलेंस। नंबर ऑफ कन्वर्जेंस पर ईयर, ईच ईयर नंबर ऑफ कन्वर्जेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ कन्वर्जेंस? अगर मुझे साल भर में रिक्वायरमेंट है मेरा 36 lakhs का और एक मैं लॉट साइज बेचूंगा अगर 60,000 का, तो 36 lakhs पूरे साल का रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय पर लॉट 60,000। तो मुझे कितने लॉट्स कितने ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे इज 60। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ कन्वर्जेंस। तो नंबर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है हमें सेकेंड पार्ट में। नंबर ऑफ कन्वर्जन को समझ लो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब 36 lakhs डिवाइडेड बाय लॉट साइज मतलब 60,000। तो दैट कम्स टू नंबर ऑफ कन्वर्जेंस 60 टाइम्स। 60 टाइम्स आपका कन्वर्जन होगा, मतलब 60 बार आप लॉट्स बेचोगे पूरे साल में। थर्ड पार्ट आपको क्या बोलता है अभी?
थर्ड पार्ट भी है, एग्जाम में गड़बड़ करने का नहीं, पूरे पार्ट सॉल्व करना। इन टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन, मतलब दो कन्वर्जन्स, दो लॉट्स बेचने के बीच कितना टाइम रहेगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि आपके पूरे साल में 360 डेज है और आपके कन्वर्जन्स जो है वो 60 कन्वर्जन्स है, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 6 डेज का गैप आता है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पर, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 360 डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 60 लॉट्स। तो हर 6 दिन में मुझे एक लॉट बेचना पड़ेगा। इन शॉर्ट हर 6 दिन में मुझे एक लॉट बेचना पड़ेगा। टाइम इंटरवल इज 6 डेज। तो ये था दोस्तों आपका 5 मार्क वाला क्वेश्चन, जो मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डेफिनेटली आसान था। अब आप बोलोगे सर आपको क्या, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एग्जाम हो चुकी है, अब आप बोल रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, एग्जाम सर्कमस्टेंसेस में जब पेपर 3 इजी आए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एडवांस्ड अकाउंट्स, ऑडिट, EISSM सब इजी आया था, तभी मैंने अपने ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था कि एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि FMECO का पेपर थोड़ा टफ आएगा। तो डेफिनेटली टफ था, नो डाउट, बट ये क्वेश्चन मैनेजेबल था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ओके। तो 1 का बी क्वेश्चन क्या बोलता है आपके लिए, द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ दिस कंपनी। इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी ट्रेडिंग में है, ओके। टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीज, डेट टू एसेट्स 50%, मतलब डेट का वैल्यू हो गया 5 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट 10% पर एनम, 5 लाख पर 10% निकालेंगे तो 50,000 का इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट 10 टाइम्स ऑफ योर इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी आया 50,000 उसका 10 टाइम्स करेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा 5 लाख रुपीज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज दिया है। द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ मार्जिन ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट पे प्लस 50%, मतलब 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज माई सेल्स। 150% of direct cost is my sales number. Tax rate is 30%. You are required to calculate net profit margin, net operating profit margin, return on assets and return on owner's equity. तो दोस्तों 4 पॉइंट्स पूछे, फिर से 5 मार्क के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी। और क्वेश्चन नंबर 1 के बी में सबसे पहले वैल्यू ऑफ डेट निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स थे 10 लाख के, उसका 50% मतलब ही 5 लाख। ये आ गया मेरा डेट का वैल्यू। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, इज नथिंग बट 5 लाख का डेट है, उस पर कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, 10% दिया है, तो 50,000 का मेरा इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा, ओके। डायरेक्ट कॉस्ट, देयरफॉर डायरेक्ट कॉस्ट विल बी व्हाट, 10 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट बोला उन्होंने, तो इंटरेस्ट कॉस्ट है 50,000, 50,000 का 10 टाइम्स, डायरेक्ट कॉस्ट कम्स टू 5 लाख रुपीज, राइट फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, और वो कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज गिवन है, करेक्ट। तो ये है आपका ओवरऑल डेटा। अब आपको बोला है सेल्स, तो हम क्या बोलेंगे, 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितने का है, 5 लाख का है, तो हम बोलेंगे 150% ऑफ 5 लैक्स। तो भाई साहब 5 लाख का 150% अगर मैं करूं तो 7,50,000। माई सेल्स नंबर कम्स टू 7,50,000 फ्रेंड्स। सेल्स का अमाउंट आता है 7,50,000, करेक्ट। अब आपको उन्होंने पूछा था नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब निकालने पड़ेंगे नंबर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, EBIT। चलिए तो हम सबसे पहले बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नथिंग बट सेल्स का अमाउंट माइनस आपका डायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख, माइनस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, एंड माइनस आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 50,000। तो अगर ये कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7,50,000 माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख minus 50,000, तो इट कम्स टू 1 लाख रुपीज। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना होगा, PAT निकालना होगा, तो और कुछ नहीं करना है आपको, 1 लाख को आफ्टर टैक्स करना होगा
मतलब 0.3, 1 माइनस 0.3, तो दिस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम्स टू 70,000 रुपीज, करेक्ट। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कम्स टू 70,000 रुपीज। और अगर मुझे मेरा EBIT निकालना है, जो कि मुझे बाद में काम में आएगा, EBIT, तो मुझे कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरा 1 लाख, इंटरेस्ट अमाउंट है मेरा 50,000, सो मेरा EBIT अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, करेक्ट फ्रेंड्स। तो ये बेसिक नंबर्स हमने निकाल लिए ताकि हमारे रेशियोज में आसानी से कैलकुलेशंस हो जाए। पहला पार्ट इन्होंने पूछा आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन के केस में ये नहीं पूछा आपको कि ये बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, बट नेट प्रॉफिट जनरली आफ्टर टैक्स लिया जाता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 70,000 डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब 7,50,000 इंटू 100। तो गाइज 70,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 अगर मैं करूंगा तो मेरा आंसर आता है 9.33%। सो 9.33% इज माय नेट प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद सेकेंड पार्ट में इन्होंने आपको पूछा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब इस केस में फिर से ये नहीं पूछा कि बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। अगर मैं इसे आफ्टर टैक्स निकालूं, बिफोर टैक्स निकालूं तो आंसर चेंज होता है। लेट्स कैलकुलेट बिफोर टैक्स पहले। अगर मुझे बिफोर टैक्स निकालना होगा तो ऑब्वियसली मुझे EBIT ही लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय सेल्स करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। हमारा EBIT रेडी है दोस्तों। EBIT 1,50,000 ऊपर निकाला हमने, सेल्स का फिगर है 7,50,000, इसको इनटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर 1.5 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 100 दैट कम्स टू 20%। सो मेरा आंसर आता है 20%, बट ये 20% तभी आएगा जब बिफोर टैक्स है। इसी सेम चीज को मैं आफ्टर टैक्स भी निकाल सकता हूं, जो कि मुझे लगता है ज्यादा लॉजिकल है। आफ्टर टैक्स निकालना होगा तो कुछ नहीं करना होगा, इस EBIT को इंटू 1 माइनस टैक्स करना होगा, बाकी नंबर सब सेम। सो गाइज EBIT है 1,50,000 और 1,50,000 को इंटू 1 माइनस 0.3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 7,50,000 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। सो 1,50,000 इंटू 0.7 1,05,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 एंड दैट कम्स टू 1,414%, करेक्ट। तो ये आंसर बिफोर टैक्स 20% आता है और आफ्टर टैक्स 14% आता है। आई होप दोस्तों यहां तक आपने करेक्ट सॉल्व किया रहेगा। थर्ड पार्ट में इन्होंने आपको पूछा था रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स निकालने के लिए ऑब्वियस सा फॉर्मूला अब वापस से आ जाएगा, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का लॉजिक। रिटर्न ऑन एसेट्स जनरली हम लोग आफ्टर टैक्स निकालेंगे अगर टैक्स दिया है तो। मैं बोला हूं ऊपर भी आपको कि अगर टैक्स दिया है तो आफ्टर टैक्स मोर प्रेफर्ड है। सो EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100। EBIT का नंबर है 1,50,000 इंटू 1 माइनस 0.3, टोटल एसेट्स है 10 lakhs के। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा 1,05,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs into 100 that comes to 10.50%. 10.50% रिटर्न ऑन एसेट्स। क्योंकि एसेट्स जब हम बोलते हैं तो इक्विटी वालों के पैसे भी है और डेट वालों के पैसे भी है, तो वी हैव टू टेक EBIT और उसको आफ्टर टैक्स करने के लिए इंटू 1 माइनस टैक्स, करेक्ट फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट, अब जाएंगे हम ROE पर। ROE इज नथिंग बट NI अपॉन इक्विटी इंटू 100। तो आपका नेट इनकम इज नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 70,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी इज नथिंग बट पूरे एसेट्स में से अगर 50% डेट का पैसा है तो ऑब्वियसली 50% इक्विटी का पैसा रहेगा। सो 10 lakhs का 50% इक्विटी का पैसा है मतलब 5 lakhs है। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 5 lakh इंटू 100 अगर हम लोग करेंगे तो दिस आंसर कम्स टू 14%। दिस आंसर कम्स टू 14%। तो आई होप दोस्तों ये आपने करेक्ट सॉल्व किया रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट वाला, मतलब अगला क्वेश्चन। हमने चारों बिट्स सॉल्व कर दिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट,
द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी। ऑर्डिनरी शेयर दिया है आपको, शेयर प्रीमियम दिया है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स दिया है। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 25 रुपीज पर शेयर था, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 करके 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स। बट नंबर ऑफ शेयर्स एनीवेज डजंट मैटर। यहां पर फेस वैल्यू पर आपको 8% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना है, इसका मतलब 25 पर 8% 2 रुपीज, ये मैटर करता है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज 2 रुपीज पर शेयर। ओके, डिवेंचर का फेस वैल्यू तो खैर 100 रुपए ही है, और आपका 12% से इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 12 रुपीज आएगा। इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा? 12 रुपीज आएगा, करेक्ट। तो ये आपको अमाउंट्स दिए थे। उसके बाद द ऑर्डिनरी शेयर्स आर प्राइज्ड एट 39 रुपीज एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड, अब भाई एक्स डिविडेंड क्या होता है सर? ये एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, ये क्या होता है? तो दोस्तों प्राइस जो लेने होते हैं आपको वो आफ्टर डिविडेंड लेने होते हैं, एक्स डिविडेंड ही लेने होते हैं। आपका इंटरेस्ट के बाद वाला प्राइस होगा डिबेंचर्स के लिए, आपके प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद वाला प्राइस होगा प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, आपके इक्विटी डिविडेंड के बाद वाला प्राइस होगा इक्विटी शेयर्स के लिए। तो यहां पर एक्स डिविडेंड दिया है 39, इसको कुछ करना नहीं था आपको, ऑर्डिनरी शेयर्स 39 में है एक्स डिविडेंड। देन प्रेफरेंस शेयर्स आर प्राइस्ड एट 18 कम डिविडेंड, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अभी अभी हमने प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला 2 रुपीज पर शेयर, तो 2 रुपीज पर शेयर के लॉजिक से ये 18 माइनस 2 करना पड़ेगा आपको, 16 रुपीज पर प्रेफरेंस शेयर लेना चाहिए। फिर इसके बाद डिवेंचर्स आर सेलिंग एट 120 एक्स डिविडेंड एक्स इंटरेस्ट, तो हमें एक्स इंटरेस्ट ही चाहिए था वैसे भी, तो इसको कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एंड देन द एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर कंपनी इज 30%। दिस कंपनी, अब यहां पर लिखते हैं ये लोग डी लिमिटेड, नीचे लिखते हैं केडी लिमिटेड, ऊपर कंपनी का नाम दिया हुआ है केडी लिमिटेड। तो आई थिंक ये लोग यहां पर भूल गए के लिखना, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, हम बहुत कुछ समझ लेते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। तो एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर दिस कंपनी इज 30%। केडीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन एस्टिमेटेड एट 19%, सो दिस इज योर के, this is K given to you. Calculate the WACC of the company on the basis of market value. क्या करना है? मार्केट वैल्यू बेसिस पर WACC निकालना है। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फर्क क्या था? एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का एडजस्टमेंट। तो यहां पर हम सबसे पहले बोलेंगे के विच इज गिवन टू यू 19%। फिर हम निकाल लेंगे हमारा केडी कॉस्ट ऑफ डेट। हम सिक्वेंशियली जाए तो केडी नहीं निकालना चाहिए, हमने पहले केपी निकालना चाहिए। कोई बात नहीं, हम केपी निकाल लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, केपी निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इरेडीमेबल नहीं, मतलब रेडीमेबल नहीं बोला है तो इरेडीमेबल लेना पड़ेगा। फॉर्मूला है पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। आपका प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 2 रुपीज पर शेयर हमने बोला ही था, और आपका जो सेलिंग प्राइस दिया था वो 18 रुपीज दिया था, बट वो कम डिविडेंड था, तो उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 25 रुपए फेस वैल्यू पर। कितना परसेंट था वो? 8%। 25 रुपीज फेस वैल्यू पर 8%, मतलब 2 रुपीज का डिविडेंड माइनस करना है। सर एक्स डिविडेंड क्यों ले रहे हो? बिकॉज प्राइस कभी भी एक्स डिविडेंड ही लिए जाते हैं, डिविडेंड देने के बाद वाले प्राइस ही लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं चाहिए हमें, क्योंकि डिविडेंड का इंपैक्ट ऑलरेडी फॉर्मूले में दे रहे हो आप। सो दैट इंटू 100, so obviously it will be 2 by 16 into 100 which comes to 12.5%. so this is your KP, this is your KE, ये आगे दोनों। अब निकाल लेते हैं लास्ट में केडी। केडी के लिए फिर से I इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100 यूज करना पड़ेगा, मतलब इरेडीमेबल का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास लाइफ ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिया है। आपके पास केडी के हद तक डिबेंचर का इंटरेस्ट 12 रुपीज बोला था हमने, इंटू 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय जो प्राइस दिया वो वैसे भी एक्स इंटरेस्ट दिया था, तो वही लेना है हमको। और फाइनली 12 into 0.7 which comes to 8.4 divided by 120 into 100 that comes to 7%। तो आपका केडी कितना आता है? 7% आता है। के केपी केडी तीनों रेडी हमारे पास, हम सीधा सीधा वैक कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैक ऑफ कोर्स यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो यहाँ पर आप सबको पता है मैं फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। आपको नंबर्स से इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस, अमाउंट, प्रपोर्शन, इंडिविजुअल कॉस्ट, प्रोडक्ट।
सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले इक्विटी की बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, आप सबको पता है मार्केट वैल्यू वेट्स में रिटेन अर्निंग, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन सब का इंपैक्ट नहीं आता है बिकॉज वो मार्केट में सेलेबल नहीं है। आप उसका इंपैक्ट तभी लेते हो जब के आर सेम नहीं है। यहां पर कुछ भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था जिससे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कुछ और आए। ओके, तो हम वही ट्रीट करेंगे। ऑफकोर्स हमारा इंडिविजुअल कॉस्ट जो है वो 19% का 19% ही रहेगा। और इक्विटी शेयर्स, मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, अब निकालने पड़ेंगे आपको नंबर ऑफ शेयर्स। तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज, इसका मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000। 50,000 इंटू पर शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड लेना पड़ेगा, तो एक्स डिविडेंड पर शेयर प्राइस जो है वो 39 का है। तो इससे मेरा मार्केट वैल्यू आता है 50,000 शेयर्स इंटू 39, दैट कम्स टू 19,50,000 रुपीज। ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद हम लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर से मुझे लॉजिकली देखना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 लाख का वैल्यू को डिवाइड बाय 25 करना पड़ेगा। 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स एंड दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 16 रुपीज पर शेयर, नॉट 18, 16। एक्स डिविडेंड लेना पड़ेगा, तो इंटू 16 करेंगे तो आंसर आता है 2,56,000। एंड लास्टली मुझे लेना होगा डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 100 रुपीज फेस वैल्यू, 6 लैक्स। तो इसका मतलब 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 100 विच कम्स टू 6,000। 6,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ईच डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट 120 बोला शायद उन्होंने, यस, इंटू 120। तो आपका आंसर आता है 7,20,000। 7,20,000। इन सब का अगर हम टोटल लेंगे तो 7,20,000 प्लस 2,56,000 प्लस 19,50,000, दिस टोटल कम्स टू 29,26,000। करेक्ट। अब इसका प्रपोर्शन अगर हम निकालेंगे तो ये प्रपोर्शन आएगा 66.64. This proportion will be 8.75 and this proportion will be 24.61. करेक्ट फ्रेंड्स, एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, करेक्ट है। अब इंडिविजुअल कॉस्ट जो है वो हमने ऊपर निकाला था। प्रेफरेंस शेयर का इंडिविजुअल कॉस्ट कितना था, 12.5। तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर के लिए लेंगे 12.5%, डिबेंचर्स के लिए 7%। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66.64 इंटू 19%, 12.6616 एम प्लस 8.75 इंटू 12.5%, 1.09375 एम प्लस 24.61 इंटू 7%, 1.7227 एम प्लस। एमआरसी अगर हम लोग करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 15.47 आता है। आप राउंड ऑफ कर लोगे और डेसिमल में कुछ डिफरेंस आया तो इट्स ओके। ओवरऑल आपका आंसर 15.57 के आसपास होना चाहिए। करेक्ट। सो दिस इज द वैक ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन था। तो यहां पर हमने एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1C भी कंप्लीट कर दिया है बिकॉज इन्होंने एक ही चीज पूछी थी, वैक ऑफ कंपनी। यस, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन की खासियत है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन जो है ये हमारे 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन में से एक है। हमने क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला क्वेश्चन रखा था, सिर्फ नंबर्स चेंज है। ऑफकोर्स हमारे पास जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 21 सिर्फ क्वेश्चंस मैंने निकाले थे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से। मैंने बोला था इसके आने के चांसेस है, एक हाथ आ जाए तो बढ़िया है, 2 आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आया तो भाई साहब आपके नसीब है। बस लाइकली क्वेश्चन निकाला था, तो एक क्वेश्चन वैसे के वैसे सिर्फ नंबर चेंज और आपके सामने रेडी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकालना था आपको आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का लाइफ दिया हुआ है, इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट एनुअल दिया हुआ है एंड आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको सीवी बोलते हैं वो दिया है, विच इज इंडिकेटर ऑफ रिस्क फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स।
एंड कोएफिशिएंट ऑफ सीवी के सामने एडजस्टेबल रिस्क एडजस्टेबल डिस्काउंट रेट दिए हुए, तो जितना ज्यादा सीवी रहेगा रिस्क उतना ज्यादा रहता है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी उतना बढ़कर आ रहा है। और पीवीएएफ फैक्टर्स भी दे रखे, विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाय द कंपनी बेस्ड ऑन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द कंपनी। तो ये प्रोजेक्ट का आपको क्या निकालने थे, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी निकालना था। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अगर मैं सबसे पहले पर्टिकुलर्स प्रोजेक्ट ए बी सी और इन तीनों का सीवी लिख देता हूं, तो 2.2 का सीवी दिया हुआ है, 1.6 का सीवी दिया हुआ है, 1.2 का सीवी दिया है। तो एप्लीकेबल डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपको टेबल देखकर डिसाइड करना होगा। क्वेश्चन में आपके पास टेबल है, सामने टेबल के सामने आपके पास रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दिए हैं। तो अगर मैं देखूं 2.2 के सामने तो मुझे दिख रहा है मोर देन 2 25%। उसके बाद 1.6 के सामने मुझे दिख रहा है 18% एंड 1.2 के सामने मुझे दिख रहा है 16%। तो ये बन जाएंगे मेरे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। सो यहाँ पर आएगा 25%, यहाँ पर आएगा 18% और यहाँ आ जाएगा 16%। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार डिसाइड हो गए तो डायरेक्टली आप आपका एनपीवी निकाल सकते हो। आपका प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालना बहुत ही आसान रहेगा दोस्तों। हम क्या बोलेंगे, आपका कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो है 30,000, सेकेंड प्रोजेक्ट का है 42,000 और थर्ड प्रोजेक्ट के लिए है 70,000। पीवीएएफ फैक्टर जो क्वेश्चन में टेबल के सामने दिए वो यूज कर रहे हैं हम लोग, 2.689, 3.127, 3.274। कुछ नहीं किया दोस्तों, ये जो सामने आपके फैक्टर्स दिए बस वही लिए, ये फैक्टर्स पीवीएएफ फैक्टर्स के तौर पे ले लिए और ये मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा हमारे पास। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 80,670। आपको कंपल्सरली यही फैक्टर्स यूज करने पड़ेंगे पीवीएएफ के, ताकि राउंड ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट्स के आंसर में ना आए। करेक्ट। सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए आपका बी प्रोजेक्ट के लिए आंसर आता है 1,31,334 एंड प्रोजेक्ट सी के लिए आपका आंसर आता है 2,29,180। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नथिंग बट, जो क्वेश्चन में आउटफ्लोज दिए वही लेना होगा आपको। आपके प्रोजेक्ट ए का आउटफ्लो है 70,000, प्रोजेक्ट बी का आउटफ्लो है 1,20,000 और प्रोजेक्ट सी का आउटफ्लो है आपका 2,20,000। करेक्ट फ्रेंड्स। तो ये मिल जाएगा आपको आपका एनपीवी। ऑफ कोर्स रिस्क एडजस्टेड रहेगा, ये रिस्क एडजस्टेड एनपीवी आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट केस में आपका एनपीवी आता है 10,670 रुपीज। सेकेंड केस में आपका आंसर आता है 11,334 एंड लास्ट केस में आपका आंसर आता है 9,180। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनपीवी जो है वो प्रोजेक्ट बी में है, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड। करेक्ट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए, ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर पीवी रेशियो दिया है आपका 30%, मतलब सेल्स का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब 70% वेरिएबल कॉस्ट है। देन फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है, लोन अमाउंट दिया है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट दिया है। काफी स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे, बट नॉर्मली मुझे बताइए दोस्तों, आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया रहता है वो क्या होता है? ऑब्वियसली प्री टैक्स होता है। तो आप इस पोस्ट टैक्स को बस प्री टैक्स कर दो। सर कैसे करे? वही तो समझाया था क्लासेस के अंदर दोस्तों, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स इज बिफोर टैक्स। तो आप बस इसको 5.6 को अगर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.6 डिवाइड बाय 0.7, आपका आंसर आएगा 8%। बस आपको इसे प्री टैक्स बनाकर सॉल्व करना था। एंड उसके बाद टैक्स रेट दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है और पीई रेशियो भी दिया है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी एसएस लिमिटेड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सेकंड पार्ट भी नहीं बोलना है हमें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी निकालने हैं। नो प्रॉब्लम, निकाल लेंगे, बहुत आसान है, राइट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट अमाउंट। तो दोस्तों इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, आपका लोन अमाउंट दिया था क्वेश्चन में 1,25,000 इंटू बिफोर टैक्स रेट। बिफोर टैक्स रेट इज 8%, तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा 10,000। एक बार इंटरेस्ट अमाउंट आ गया तो आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिया है और आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है ऐसा बोला नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, डीएफएल का फॉर्मूला यूज करेंगे, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। डीएफएल कितना है 1.5 है, ईबीआईटी हमें पता नहीं है, अपॉन ईबीआईटी माइनस 10,000 का इंटरेस्ट। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ईबीआईटी का आंसर आ जाएगा, आपका ईबीआईटी का फाइनल आंसर आता है 30,000 रुपीज। करेक्ट फ्रेंड्स, देयरफॉर ऑफकोर्स आपका ईबीटी का आंसर भी आ जाएगा। ईबीआईटी का आंसर आपका आ गया था 30,000, तो ईबीटी का आपका आंसर आ जाएगा ऑफकोर्स, बट ईबीटी का आंसर निकाल के करेंगे भी क्या, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में वैसे भी निकल जाएगा। तो आपके पास ईबीआईटी आ चुका है 30,000। अब क्या करेंगे, डीओएल यूज कर लेंगे। डीओएल इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, आप सबको पता है ये फॉर्मूला। तो डीओएल दे रखा था क्वेश्चन में 2 टाइम्स, कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है बट ईबीआईटी हमें पता चल चुका है 30,000। सो ऑफकोर्स विदाउट ख्याल सी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आ जाएगा 60,000 रुपीज। एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो पीवी रेशियो की मदद से सेल्स भी आ जाएगा। हम बोलेंगे देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। ये तो खैर आप कॉस्टिंग में भी करते हो दोस्तों, कोई अलग बात नहीं है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30%, 60,000 डिवाइडेड बाय 30%, दिस सेल्स अमाउंट कम्स टू 2 लाख रुपीज। एक बार सेल्स अमाउंट आ जाए तो कहानी तो बहुत सिंपल है, हमारा इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, राइट हैंड कॉर्नर अमाउंट रुपीज। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन द क्लास, राइट हैंड कॉर्नर में लिखना चाहिए, ठीक है। और आप सेल्स का फिगर ले लो 2 lakhs, माइनस कर लो वेरिएबल कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर रख दो दोस्तों, या फिर कैलकुलेट कर लो, कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन पता ही है हमें, कंट्रीब्यूशन है 60,000, तो ऑफकोर्स 1,40,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, इसको भी रख दो बैलेंसिंग फिगर, कोई बात नहीं। क्यों सर, बिकॉज हमें ईबीआईटी पता है। ईबीआईटी कितना है दोस्तों, ईबीआईटी हमने निकाला था 30,000, तो ऑफकोर्स बैलेंसिंग फिगर 30,000 विल बी योर फिक्स कॉस्ट। करेक्ट, ये कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गए, ये ईबीआईटी तक पहुंच गए। अब दोस्तों ईबीआईटी माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हमने निकाला था 10,000, तो ये आ गया हमारा ईबीटी विच इज 20,000 अर्निंग बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स भी दे रखा था, तो टैक्स एट द रेट 30%, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। तो 20,000 पर 30% अगर हम निकालेंगे तो 6,000 का टैक्स है, तो आफ्टर टैक्स जो है 14,000 आता है। आफ्टर टैक्स जो है वो 14,000 आता है। क्वेश्चन में आपको हमारे क्वेश्चन में हमको 140 रुपीज मार्केट प्राइस पर शेयर बोला है और पीई रेशियो दिया है 10 टाइम्स का। ओके, तो अगर आपके पास एमपीएस रेडी है, एमपीएस रेडी है 140 रुपीज, राइट, और आपके पास पीई रेशियो भी रेडी है 10 टाइम्स का, सो ऑब्वियसली हमारे पास ईपीएस रेडी हो जाएगा विच इज नथिंग बट एमपीएस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो, तो विच कम्स टू 14 रुपीज। अर्निंग पर शेयर कितना आया 14 रुपीज। तो 14 रुपीज आने से क्या हुआ, मुझे पता है पर शेयर 14 है, मुझे पता है टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर ऑल इक्विटी शेयर इज 14,000। सो 14,000 को डिवाइड बाय 14 करेंगे पर शेयर, तो मुझे मिल जाएगा मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। राइट फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 1000 शेयर्स। 14,000 अर्निंग अवेलेबल टू ऑल शेयर होल्डर, दैट डिवाइडेड बाय 14 रुपीज पर शेयर अर्निंग। राइट, यहां तक का आंसर आ चुका है हमारा। और हम लोग हमारा ये क्वेश्चन जो कि पूरे 10 मार्क के लिए आया था,
ये भी सॉल्व कर चुके हैं। लेवरेज मुझे लगा इस बार ज्यादा मार्क के लिए नहीं आएगा, 5 या 10 मार्क के लिए फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको क्लियरली बोला लेवरेज में बी कैटेगरी में डाल रहा हूं, बट शायद 5 मार्क का तो मिनिमम क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क का भी आ सकता है। तो 10 मार्क का लेवरेज का एक बोनस क्वेश्चन था आपके पास। एंड दोस्तों ए कैटेगरी में हमने डाला था कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डेफिनेटली कैपिटल स्ट्रक्चर पे बहुत वेटेज था इस बार, एंड उससे ज्यादा वेटेज कैपिटल बजटिंग पर भी था। मैंने बोला भी था हर बार आता है वैसे तो दोस्तों कैपिटल बजटिंग का ये क्वेश्चन, firm needs a small vehicle for making deliveries. It intends to choose between two options. One option is to buy a new three-wheeler which will cost rupees 1,50,000 and remain in service for 10 years. तो एक व्हीकल है 1,50,000 में बाय कर लो, 10 साल का कोई टेंशन नहीं है, 10 साल सर्विस में रहेगा। Second alternative is that buying a second-hand vehicle for 80,000 and that could remain in warehouse in the service for only 5 years. Okay, तो इसका लाइफ सिर्फ 5 years है। अब कुछ लोगों ने सोचा रहेगा 10 साल 5 साल, अरे सर ने बोला था लाइफ अलग है, ईएवी यूज करना है। बट दोस्तों क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसके बाद ईएवी का सोचिए। क्वेश्चन में आगे बोला है देयर आफ्टर, मतलब 5 सालों बाद द फर्म हैज अनदर has to purchase another second hand vehicle for rupees 60,000, मतलब 5वें साल के एंड में एक और व्हीकल हम लोग खरीद रहे हैं 60,000 में, that will last for another 5 years। तो इसका मतलब पहले 5 साल और बाद में 5 साल, तो हो गया ना पूरा 10 साल। तो दोनों ऑप्शंस का लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 10 साल ही है, आपको ये भी यूज नहीं करना था दोस्तों इधर, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ जो है वो 10 साल ही है। पहला व्हीकल 5 साल, अगले 5 साल दूसरा व्हीकल भी तो यूज हो रहा है। Yes, the scrap value of a discarded vehicle will be equal to your WDV. The firm pays 30% tax and is allowed to claim depreciation on vehicle 25% WDV basis. तो WDV basis बोलकर हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। The cost of capital is 12% and you are required to advise the best option. तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन रहेगा। इस सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि ऑप्शन 1 में क्या होगा, तो ऑप्शन 1 में हम लोग बोलेंगे ईयर, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग WDV। मैं ट्राई कर रहा हूं एक साथ ही पूरा सॉल्व करने के लिए ताकि हमारा समय बच जाए। डेप्रिसिएशन एट 25%, टैक्स शील्ड, ऑफकोर्स डेप्रिसिएशन पर टैक्स शील्ड आता है, 30% टैक्स रेट बोला है, और उसके बेसिस पर आप कैश फ्लो डिसाइड करके यहां पर लिख सकते हो। उसको हम डिस्काउंट करेंगे 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो कि क्वेश्चन में दिया है, और हमारा DCF आ जाएगा। ओके, तो अगर हम ऑप्शन 1 लेते हैं तो ऑप्शन 1 0 ईयर में मेरा कितना आउटफ्लो बोल रहा है, वो 1,50,000 का, जिसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहेगा क्योंकि ईयर 0 है, और ये मेरा डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑफकोर्स ये 10 सालों में हमको हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो ओपनिंग WDV अब लेंगे 1,50,000, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा 37,500 25% के अनुसार, लेस कर आपके पास नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग WDV आएगा, उसका डेप्रिसिएशन 28,125, लेस करेंगे तो बाद वाला वैल्यू 84,375, उस पर डेप्रिसिएशन 21,094, फिर 63,281, उस पर डेप्रिसिएशन 15,820, फिर लेस करेंगे तो 47,461, और फिर डेप्रिसिएशन 11,865, फिर लेस करेंगे 35,596, डेप्रिसिएशन आएगा 8,899, 26,697, डेप्रिसिएशन लेंगे 6,674 आएगा, लेस कर वैल्यू आएगा 20,023, उस पर डेप्रिसिएशन 25% से 5,006, फिर लेस करेंगे वैल्यू आएगा 15,017, डेप्रिसिएशन आएगा 3,754, 11,263, फाइनल डेप्रिसिएशन वैल्यू ये आएगा। करेक्ट, इन सभी पर टैक्स शील्ड लेना होगा 30% कैलकुलेट कर हमारा टैक्स शील्ड अमाउंट आएगा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, 11,250, 8,438,
6328, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, डेप्रिसिएशन के फिगर पर 30% कैलकुलेट कर रहे हैं. देन 4746, 3560, 2002, 1502, 1126, 845 और फाइनली हमारा 10th ईयर का डिप्रिसिएशन लिखा हमने. कुछ तो गड़बड़ हो गया एक्चुअली. हाँ, 5th ईयर का डिप्रिसिएशन तो करेक्ट है, 6th ईयर में गड़बड़ कर दिए हमने, कोई बात नहीं. 6th ईयर में आता है 2670, फिर आता है 2002, फिर आता है 1502, फिर आता है 1126 और बाद में आता है 845. तो दोस्तों ये आपके डेप्रिसिएशन टैक्स शीट के नंबर है. इस क्वेश्चन की खासियत है आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं दिया है, ना कोई एक्सपेंस दिया है मशीन चलाने के लिए. तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर मशीन्स अंडर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर अज्यूम टू बी सेम. ये नोट आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए थी. रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ऑपरेटिंग मशीन्स under option 1 and 2 both are same, therefore not given, hence irrelevant. yes, आपको 10th ईयर में WDV वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो WDV वैल्यू आती है 11,263 माइनस 2816 विच कम्स टू 8447. ऑफ कोर्स ये ओपनिंग WDV ऑफ 10th ईयर है. सॉरी, ये एक्चुअली डायरेक्टली कैश फ्लो में ले लेंगे हम लोग. कैश फ्लो में ले लेंगे ये अमाउंट 8447. सर ये क्या था 8447? दिस 10th ईयर का ओपनिंग WDV माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो 10th ईयर का क्लोजिंग WDV आएगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू क्लोजिंग WDV. तो मुझे ये WDV डायरेक्टली एज कैश इनफ्लो लेना होगा. सर व्हाट अबाउट टैक्स? टैक्स आएगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि सेल वैल्यू इज इक्वल टू क्लोजिंग WDV. तो हमारा प्रॉफिट गेन आएगा ही नहीं कुछ भी. सो डेफिनेटली हम लोग ये सभी अमाउंट्स कैश फ्लो के इधर लिख लेंगे और इनको डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा. और फिर हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइनल एनपीवी का जो आंसर आता है हमारा ऑप्शन 1 के अंडर, वो आता है -1,17,450. -1,17,450. आई एम जस्ट सेविंग टाइम ऑफ कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं. यस दोस्तों, ये था ऑप्शन 1 का लॉजिक. अब ये कैलकुलेशन में एक हाथ डेसिमल वगैरह में डिफरेंस रहेगा तो काइंडली एडजस्ट. ऑप्शन 2 की बात करते हैं अभी. तो दोस्तों ऑप्शन 2 में क्या होगा? सेम टाइप का फॉर्मेट बनेगा. योर ओपनिंग WDV, डेप्रिसिएशन एट 25%, टैक्स शील्ड उस पर आएगा 30% से. कैश फ्लो डिटरमाइन कर सकते हो आप, डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो 12% से, आई गेस. यस, एंड DCF. अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. मैं मेन एडजस्टमेंट बताऊंगा. 0 ईयर में दोस्तों आपका आउटफ्लो 80,000 आएगा, जिसका फैक्टर 1 और ये 80,000 आएगा. करेक्ट दोस्तों? एंड इसके बाद क्या होगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 80,000 आ गया. नाउ 1 2 3 4 5 फर्स्ट मशीन का आपका क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस चलेंगे फर्स्ट मशीन के. एंड फर्स्ट मशीन के कैलकुलेशंस करने के बाद आप 80,000 से शुरुआत करोगे. 20,000 का डेप्रिसिएशन रहेगा, 60,000 यहाँ पर आएगा. इस तरीके से कैलकुलेशंस चलते जाएंगे. चलो लिख ही लेते. 15,000 यहाँ पर आएगा, ये 45,000 आएगा, फिर इसके बाद 11,250 और ये आएगा 33,750, फिर 8,438 एंड फिर फाइनली 25,312 और फिर 6,328. ये आपके डेप्रिसिएशन नंबर्स है. इन सभी पर आपको 30% का टैक्स शील्ड अमाउंट निकालना होगा विच कम्स टू 6,000, 4,500, 3,375, 2,531 एंड 1,898. करेक्ट दोस्तों? 5th ईयर में आपका फर्स्ट मशीन का स्क्रैपिंग करना पड़ेगा आपको.
तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू कर कर जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी आपकी स्क्रैप वैल्यू विच कम्स टू 18,984. This will be considered as cash inflow for you because it is scrap value. What about profit gain? No profit gain because equal to WDV. एंड आपको रेस्पेक्टिव ईयर के फैक्टर्स यहां पे लेने होंगे. फिफ्थ ईयर का फैक्टर रिपीट हो जाएगा और फिर आपके DCF वाले वैल्यूज आ जाएंगे. सेकेंड मशीन आपको फिफ्थ ईयर के एंड में ही बाय करनी पड़ेगी. एक्चुअली फिफ्थ ईयर का एंड एक और बार लिखना पड़ेगा. सेकेंड मशीन बाय करना पड़ेगा जिसका आउटफ्लो 60,000 रहेगा. सर फिफ्थ ईयर क्यों लिख रहे हो? सर सिक्स्थ ईयर में बाय हो रहा है वो, बट सिक्स्थ ईयर के बिगिनिंग में बाय हो रहा है विच इज फिफ्थ ईयर एंड. तो आपके पास फैक्टर फिफ्थ ईयर एंड का होता है 0.567. क्वेश्चन में दिया, डोंट वरी. मल्टीप्लाई करके आपका डिस्काउंटेड वैल्यू आउटफ्लो के तौर पे 34,020 आएगा. कुछ लोगों ने अगर इधर 60,000 ले लिया तो बॉस ब्लंडर हो गया आपका, फिर डेफिनेटली गलत हो गया फिर. एंड फिर इसके बाद आपका कैलकुलेशन सेम तरीके से चलेगा वापस. एंड दोस्तों यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 वापस आएगा. अब क्या होगा दोस्तों, नया मशीन जो है उस पर डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा. सिक्स्थ ईयर में उसका ओपनिंग WDV लेना पड़ेगा 60,000 और ऊपर नंबर्स तो रेडी है दोस्तों. 45, 11,250, 33,750, 8,438, 25,312 एंड 6,328. यहां तक के नंबर्स रेडी है. मुझे एक और साल आगे बढ़ना पड़ेगा, 10th ईयर भी है मेरे पास. तो यहां पर 18,984 पर लेना पड़ेगा 25% विच कम्स टू 4,746. इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्लोजिंग WDV रहेगा जो कि मेरा इनफ्लो रहेगा विच कम्स टू 14,238. 14,238. अब ऑब्वियसली रेस्पेक्टिव डिस्काउंटिंग फैक्टर्स यहां पर लेने पड़ेंगे. रेस्पेक्टिव डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने के बाद आपके सभी कैलकुलेशंस बराबर यहां पर दिखेंगे. एंड दोस्तों इस तरीके से आपका इधर का NPV आ जाएगा. ये जो NPV आएगा दोस्तों वो रहेगा -78,684. डोंट वरी, यू कैन रिलाई ऑन माय कैलकुलेशंस. तो ये देख सकते हो आप निगेटिव वैल्यू यहां पर कम है तो डेफिनेटली हम बोलेंगे सेकंड ऑप्शन बेस्ट है. डोंट फॉरगेट टू राइट द नोट फॉर रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मशीन्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द ऑप्शंस आर सेम. यस, तो ये था दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन जिसका लेंथी आंसर था डेफिनेटली. ओके, EAV क्यों यूज नहीं किया सर? हमने यूज कर लिया था दोस्तों. लाइफ ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स अलग. तो एक प्रोजेक्ट पूरे टोटलिटी में पढ़ो. एक प्रोजेक्ट में 5 साल बाद दूसरी मशीन भी यूज हो रही है. यस, तो अल्टीमेटली दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ 10-10 साल ही हो गया. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो RTP का क्वेश्चन नंबर 5 था. यस, RTP के क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ नंबर्स अलग थे, बाकी पूरा केस जो है वो डिक्टो सेम था. तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? इसमें सिर्फ अलग क्या दिया था, कमीशन इज 12,000 बिफोर टैक्स, कमीशन इज 12,000 नेट ऑफ टैक्स. नॉर्मली कुछ नहीं बोला रहता तो हम लोग क्या लेते, बिफोर टैक्स लेते. बट क्वेश्चन में आपको बिफोर टैक्स का भी ऑप्शन दिया, आफ्टर टैक्स का भी ऑप्शन दिया. कोई बात नहीं, अगर वो बिफोर टैक्स है तो बिफोर टैक्स कंसिडर करना होगा. अगर वो आफ्टर टैक्स है तो टैक्सेशन के इंपैक्ट के बाद उसको कंसिडर करना पड़ेगा. तो वो बोल रहे हैं हॉस्पिटल इज कंसिडरिंग टू परचेज अ डायग्नोस्टिक मशीन कॉस्टिंग ₹80,000. The project life is of 8 years. It has expected scrap value of ₹6,000 at the end of 8th year. The operating cost of the machine is ₹7,500. It is expected to generate revenue of 40,000 per year for 8 years. Presently, the hospital is outsourcing the diagnostic work and it is earning the commission of 12,000 पर एनम. सब कुछ बिल्कुल डिक्टो सेम था RTP में, सिर्फ नंबर्स अलग थे. कंसिडर टैक्स एज 30%, डिस्काउंटिंग रेट एज 10%. वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द हॉस्पिटल टू परचेज द मशीन. गिव योर रिकमेंडेशन एज पर NPV एंड PI ऑल्सो, बिकॉज इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड बोला है विच इज नथिंग बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ओके, तो दोनों मेथड से आंसर निकालना था. अंडर द टू सिचुएशन, कमीशन ऑफ 12,000 इज बिफोर टैक्स, कमीशन ऑफ 12,000 इज नेट ऑफ टैक्स. और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह सब कुछ रेडीमेड दिया है. इस कुछ क्वेश्चन पेपर में एक खासियत है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस लोगों के नहीं आएंगे क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर्स क्वेश्चन में दिए हैं. तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कि भाई ये जो भी दिया था ये नेट ऑफ टैक्स नहीं है, ये बिफोर टैक्स है.
कमीशन इज बिफोर टैक्स, करेक्ट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो करेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू दे रखा था आपके पास 40,000, करेक्ट, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे थे आपके पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दे रखा था आपके पास 7,500 रुपीज। उसके बाद अगर ये बिफोर टैक्स है कमीशन, तो मुझे टैक्सेशन के पहले इसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा, तो लॉस ऑफ कमीशन बोलना पड़ेगा। लॉस ऑफ कमीशन क्यों ले रहे हो सर आप? क्योंकि आउटसोर्स करते तो हमें कमीशन मिलता, बट अब इन हाउस ही मशीन रहेगा तो आउटसोर्स नहीं होगा, आउटसोर्स ही नहीं होगा तो कमीशन मिलेगा ही नहीं, तो लॉस ऑफ कमीशन लेना पड़ेगा विच इज आउटफ्लो फॉर अस। सो इसलिए लॉस ऑफ कमीशन 12,000 लेना पड़ेगा एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन विल बी नथिंग बट 80,000 का आपका मशीन था, 80,000 का, 6,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स लाइफ, तो 80,000 माइनस 6,000, 74,000 डिवाइडेड बाय 8, योर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 9250, करेक्ट। 9250 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें आपको लेस करना होगा टैक्स, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड बैक कर लो आपका डेप्रिसिएशन, और आपके पास आ जाएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बस ये सिंपल सा एडजस्टमेंट था दोस्तों। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,250, टैक्स आता है 3,375, आफ्टर टैक्स अमाउंट आता है 7,875, डेप्रिसिएशन 9,250 का अगर मैं एड बैक कर लूँ तो फिर मेरा फाइनल आंसर आता है 17,125, 17,125। इसी सेम तरीके से अगर मैं कैलकुलेशंस कर लूँ कमीशन के लिए, सेकेंड पार्ट, इफ कमीशन इज आफ्टर टैक्स, तो कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंसेस आएंगे दोस्तों। इफ कमीशन इज आफ्टर टैक्स तो कैलकुलेशन क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, I am not at all giving importance to presentation because none of you are interested in presentation, we are interested in answer, okay। तो सेल्स रेवेन्यू सेम रहेंगे 40,000, माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज 7,500 रुपीज, माइनस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली, कमीशन मत लेना बिकॉज आफ्टर टैक्स इंपैक्ट देंगे उसका। सो डेप्रिसिएशन आपका 9,250 निकाला था अपन ने, तो ये लेस करने के बाद आपका अमाउंट जो आएगा 40,000 माइनस 7,500 माइनस 9,250, 23,250, ये आ गया आपका अमाउंट। अब इस पर आपको कैलकुलेट करना होगा टैक्स, लेस टैक्स एट द रेट 30%, सो इनटू 30% दैट कम्स टू 6,975, लेस इज इक्वल टू करेंगे तो 16,275, ये आ गया आपका आफ्टर टैक्स। अब इस आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट में से आपको आपका कमीशन का इंपैक्ट लेना पड़ेगा। आपका डेप्रिसिएशन वगैरह का इंपैक्ट हो चुका है ना, यस, तो फिर डेप्रिसिएशन पहले ऐड बैक कर लेते हैं, ऐड बैक डेप्रिसिएशन 9,250, तो अगर 9,250 ऐड कर लेंगे, 9,250 plus 16,275 that comes to 25,525। अब हम लोग कमीशन का इंपैक्ट लेंगे, तो यहाँ पर लेस लॉस ऑफ कमीशन आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेशन वगैरह सब इंपैक्ट हो चुका है। अब हम कमीशन का इंपैक्ट ले रहे हैं, कमीशन का लॉस है 12,000, तो फिर फाइनली इसमें से 12,000 जाएगा तो 13,525, ये आंसर आता है दोस्तों आपका 13,525। ऊपर वाला आंसर आपका कितना था 17,125, नीचे वाला आंसर कितना है 13,525। नो प्रॉब्लम, इन दोनों का हमको निकालना पड़ेगा एनपीवी, तो दोनों का एनपीवी निकाल लेंगे, एक ही टेबल में भी निकल सकता है आपका ईयर, कमीशन बिफोर टैक्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, DCF,
कमीशन आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% DCF, दैट्स इट। 0 ईयर में आपका आउटफ्लो 80,000 लेना पड़ेगा, तो इधर भी 80,000 आएगा और इधर भी आपका कैश आउटफ्लो 80,000 है, तो ये 80,000 ही आएगा। यहां पर कोई बदलाव नहीं है। 1 से 8 इयर्स का लाइफ है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फर्स्ट वाले केस में कितना था दोस्तों? फर्स्ट वाले केस में आपका 17,125, बिफोर टैक्स वाले केस में 17,125, और ये लेंगे हम 13,525। इनके फैक्टर्स का अगर हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे तो 5334 होता है। राउंड ऑफ डिफरेंस नहीं आना चाहिए, फैक्टर्स क्वेश्चन में दिए हैं, आपको सिर्फ ऐड करना था। और यहां पर भी 5334। एक्चुअली डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉमन कॉलम रहता तो भी बच जाते, हमारा एक कॉलम पूरा बच जाता। एंड 8th ईयर में टर्मिनल वैल्यू 6,000 लेना पड़ेगा, तो यहां पर 0.467, यहां पर भी 6,000, 0.467, और फिर वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2802, और अगर हम 13,525 इंटू दिस करेंगे तो 72,142 आता है, करेक्ट। और इधर मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 17,125 इंटू 5.334 करेंगे तो 91,345 आता है। राउंड ऑफ डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए वैसे तो। और फिर आपका एनपीवी इधर 14,147 आता है, और इधर आपका एनपीवी जो है वो 5060 नेगेटिव आता है। तो ऑफकोर्स एक जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है। हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली ये ऑप्शन एनपीवी के मुताबिक बेस्ट है। एंड पीआई भी निकालना था आपको, तो पीआई इज नथिंग बट आप सबको पता है एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। भूले तो नहीं हो ना पीआई निकालना। ये एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों फर्स्ट केस में 14,147 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 80,000 करेंगे तो आंसर 1.18 टाइम्स आता है, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं। सेकेंड केस में आपका आंसर ऑफकोर्स 1 से कम आता है, 0.9368 आता है। तो ऑफकोर्स हम बोलेंगे कि ये 1 से ज़्यादा भी है और दोनों में भी ज़्यादा पीआई यही है। तो हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन फर्स्ट में हम यस बोलेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को अगर कमीशन बिफोर टैक्स दिया रहेगा तो। मगर कमीशन अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो हमें नहीं जाना चाहिए उस प्रोजेक्ट के साथ आगे। तो दोस्तों ये था आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन, जिसको ऑब्वियसली आप लोगों ने सबने अच्छे से सॉल्व किया रहेगा, ये उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5A। एंड तक वीडियो देखिए दोस्तों, डिसअपॉइंट मत होइए। एक आधा क्वेश्चन हार्ड गया, इजी गया, कोई रॉन्ग गया, लोड मत लीजिए, एंड तक वीडियो देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यस, हम लोग हार्डली 10-15 मिनट्स में पूरा क्लोज करने वाले हैं। ध्यान दीजिए अभी 5 का ए पार्ट। फॉलोइंग इज द कॉस्ट एंड द वैल्यूज फॉर फर्म ए एंड बी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये सब दे रखा है आपके पास। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा था 1800, आपको डेट का वैल्यू दे रखा था। तो 1800 डिवाइडेड बाय 30,000 अगर आप करोगे तो आपका डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 6% आता है, विच इज नथिंग बट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही गलत है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो दे रखा था के का फॉर्मूला वो NI अपॉन V इंटू 100 बोल रहे, वो लोग V नहीं है, यहाँ पर S आना चाहिए। NI अपॉन S इंटू 100। व्हाट इज S? वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो आप कैलकुलेशन करके भी देख लीजिए, ये आपका NI है। क्वेश्चन में NI दिया था 5,000 और आपको E का वैल्यू दिया था 50,000, तो यहाँ पर तो मैच हो जाता है 10%। बट दूसरे केस में आपको NI दिया है 3,200 और E का वैल्यू लेना पड़ेगा 30,000। तो 3,200 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 अगर मैं करूँ तो 10.667 आता है। तो इन्होंने 10.70 लिया है। इसका मतलब क्वेश्चन का पहला मिस्टेक था कि यहाँ पर V नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे S लिखना चाहिए था। इस क्वेश्चन में एक नहीं बहुत मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक भी है दोस्तों। दूसरा मिस्टेक क्या है? ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने आपको के दे रखा था जो कि 10% फॉर अनलीवर्ड फर्म था,
और लीवर्ड फर्म मतलब विथ डेट का जो केई है वो 10.70 बोला है उन्होंने। इसका मतलब एक्चुअली केई जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, मगर मिनिमम केई 10% है। आगे क्वेश्चन में इन्होंने केई का वैल्यू 9.90 दिया हुआ है। अब भाई साहब जो दिया है वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो गिवन वैल्यू 9.90 ही लेना पड़ेगा आपको, जबकि ऊपर के केई जो है वो 10 और 10.7 कोई यूज़ के नहीं है, वो हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। बट कंसेप्चुअली इट इज़ रॉन्ग बिकॉज अनलिवर्ड फर्म का केई कम है, लिवर्ड फर्म का केई जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। केई इंक्रीजेस विद द एडिशन इन डेट, बट इन्होंने आपको कुछ और ही दिया है, बट जो दिया है उस वैल्यू के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके चलो शांति से देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फर्म ए एंड बी इन अकॉर्डेंस विथ एमएम अप्रोच। तो जो ऊपर का इन्फॉर्मेशन था वो ट्रेडिशनल का था और एमएम अप्रोच के मुताबिक आपको कैलकुलेशन करने थे। एमएम अप्रोच में अगर फर्म अनलिवर्ड है तो ऑब्वियसली कोई भी केस में, तो अनलिवर्ड फर्म के केस में क्या होता है, अनलिवर्ड फर्म के केस में के इज इक्वल टू के होता है, के इज इक्वल टू के होता है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्म ए का के जो कि 9.09 है वही मेरा के भी है, ये कंसिडर करना पड़ेगा। एंड आप सबको पता है क्वेश्चन में बोला है देयर इज नो टैक्स, टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा तो एमएम अप्रोच में वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स आर सेम, वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स आर सेम, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। नीचे बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब एस निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के निकालना है फॉर बोथ द फर्म्स। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मिस्टेक्स के साथ था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ओके। पर्टिकुलर्स एंड फर्म ए इधर आ जाएगा, फर्म बी इधर आ जाएगा, करेक्ट गाइस, फर्म ए एंड फर्म बी। आपको सबसे पहले ए पार्ट में EBIT लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में EBIT दिया था 5000 दोनों फर्म बिल्कुल सेम होते हैं एमएम अप्रोच में। बी पार्ट KO, क्वेश्चन में फर्म ए का KO है 9.09 और वही मुझे यूज़ करना पड़ेगा फर्म बी के लिए 9.09, तो उस वजह से मेरा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म वी जो है वो दोनों केस में आएगा 55,006। क्या कर रहे हो सर आप, A डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं हम लोग, A डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं हम लोग। EBIT अपॉन किया, आपको याद होगा तो NOI का भी स्टेप वही था और MM अप्रोच का भी स्टेप वही था, तो मेरा 55,006 ये वैल्यू आ जाएगा। एंड इसके बाद डी पार्ट में मुझे लेना पड़ेगा वैल्यू ऑफ डेट, जो कि फर्स्ट फर्म में है ही नहीं तो 0, सेकेंड फर्म में है 30,000, तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी। एस बोलते हैं इसे सिंबॉलिकली, एस विल बी नथिंग बट C माइनस डी, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। सो फर्स्ट केस में 55,006, सेकेंड केस में 25,006, ये आ गया मेरे वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा था, एफ पार्ट में हम लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं दोस्तों। इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दे रखा है, फर्स्ट केस में तो 0 ही रहना चाहिए, सेकेंड केस में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट 1,800 दे रखा है, कोई बात नहीं, आपको जी पार्ट में EBT मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट A माइनस F करना पड़ेगा आपको, EBIT माइनस इंटरेस्ट, एंड दैट कम्स टू फर्स्ट केस 5,000, सेकेंड केस 3,200। ये क्वेश्चन में भी दिया है रेडीमेड, डोंट वरी, EBT मिल गया आपको। अब दोस्तों आपको H पार्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के निकालना बहुत ही आसान है। के के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, NI अपॉन S इंटू 100, NI अपॉन S इंटू 100 विच इज़ नथिंग बट NI मेरे पास, ये मेरा NI है और NI नेट इनकम, सो हम बोलेंगे 5,000 डिवाइडेड बाय S का वैल्यू है 55,006 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर आता है 9.09%, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि K इज इक्वल टू K होता है। बट सेकेंड केस में यहाँ पर जो है वहाँ पर मेरा NI है 3,200,
अपॉन एस का वैल्यू है 25,006 इंटू 100 अगर मैं करूँ तो मेरा आंसर आता है 12.796%, 12.80 बोला तो भी चलेगा। सो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर दोस्तों। यस एवरीबॉडी, ये जो हमने के निकाला, ये के जो है ये दूसरे फॉर्मूले से भी निकल सकता है अगर आपको याद होगा। और अल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, एमएम अप्रोच का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला अगर टैक्स नहीं है तब, और इफ नो टैक्स तो फिर फॉर्मूला क्या यूज हो सकता है, के इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस के डी इंटू डेट अपॉन इक्विटी, इंटू डेट अपॉन इक्विटी, ये यूज कर सकते हैं। हमारा क्यू ऑलरेडी पता है हमें 9.09% है, प्लस 9% हटा दो, कन्फ्यूजन कम होगा। ओके 9.09 प्लस 9.09 माइनस के डी, कॉस्ट ऑफ डेट हमने निकाला था 6%। यस यहाँ पे लिखा था ना 6%, कॉस्ट ऑफ डेट इज 6% विच इज नथिंग बट इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट इंटू 100, तो 6%। एंड इंटू डेट बाई इक्विटी, डेट का वैल्यू 25,006 था शायद, नहीं 30,000 था, सॉरी डेट का वैल्यू 30,000 था, क्वेश्चन में दिया है, और इक्विटी का वैल्यू जो है वो 25,006 है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आपका दोस्तों 12.796 मतलब 12.80% ही आता है। यस आप सॉल्व करके देख लीजिए, डोंट वरी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। यस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे। ये हमारे नोट्स में का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट हमारे नोट्स में 2 और क्वेश्चन इसके साथ जुड़े थे, बट यहां पर थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्त देख लीजिए, 6 मार्क का क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था अगर आपका थोड़ा बहुत रॉन्ग हो गया रहेगा तो डरो मत, 4 मार्क का एक क्वेश्चन था। यहाँ पर 6 मार्क का नीचे का जो क्वेश्चन है वो अपने नोट्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 21 मोस्ट लाइकली में से एक क्वेश्चन है, आरटीपी में से एक क्वेश्चन है, नोट्स के जैसा ही सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो आपके पास मिलते जुलते बहुत से क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि स्कोरिंग का चांस नहीं था, सेंसिबली बस अटेंड करना था हमको। ठीक है चलिए लास्ट पार्ट, अब ये एफएम का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन एफएम के अंदर नहीं है, थ्योरी पार्ट है। ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते। MR Limited is having the फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कभी चेंज नहीं करते, तो एक काम करना है, इसका प्रोपोर्शन निकालना है। 8 लाख डिवाइड बाई 10 लाख करेंगे तो 80% होता है, 50,000 डिवाइड बाई 10 लाख करेंगे तो 5% होता है, एंड 1,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख करेंगे तो 15% आता है। तो ये हमें प्रोपोर्शन चेंज नहीं करना है क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है द ईपीएस ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर वेयर 2021 में कितना ईपीएस था हमारा 2.5 था, एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना है 10% है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट मतलब जी जो है वो 10% है। नेक्स्ट ईयर डीपीएस मतलब नेक्स्ट ईयर डीपीएस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर को D1 बोलते हैं। D1 विल बी 50% ऑफ ईपीएस ऑफ 2021। तो ईपीएस ऑफ 2021 है, इसका 50% निकाल लो, मतलब 1.25 मेरा D1 बन जाएगा। 1.25 मेरा D1 बन जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर मेरे पास दिया है, ग्रोथ रेट दिया है, मेरा के आसानी से आ जाएगा। देन दोस्तों इन्होंने बोला है 15% न्यू डिवेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी। द कंपनीज डिवेंचर आर करंटली सेलिंग एट 96 रुपीज एंड न्यू प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी सोल्ड। ये डिवेंचर का रेट था 15%, प्रेफरेंस शेयर का रेट है 12%, उसका करंट वैल्यू है 91.5, फेस वैल्यू ऑफ कोर्स 100 है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। न्यू डेट का कॉस्ट निकालना था, मतलब केडी निकालना था। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन NP इंटू 100 यूज करेंगे। मेरे पास I का वैल्यू कितना दिया था 15 इंटू 1 माइनस 0.3 अपॉन नेट प्रोसीड मेरे पास डिवेंचर के लिए 96 रुपीज बोला है, तो इंटू 100 करके मेरा वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों मेरा डेट का जो कॉस्ट है वो आएगा 10.94%, 9375 आता है एक्चुअली, 10.94। फेयरली सॉल्व कर लेते हैं इसे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, सबसे पहले सिक्वेंशियली अगर जाएंगे तो के ही निकालना पड़ेगा। के इज D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100। D1 क्वेश्चन में गिवन था, इस बार का डिविडेंड का 50%, ये है मेरा D1 अपॉन P0। करंट मार्केट प्राइस दिया था 25, ग्रोथ रेट दिया था 10%। इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो मेरा के का आंसर आता है 15%। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी इज 15%। देन फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ डेट के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा I इंटू 1 माइनस टी अपॉन NP इंटू 100।
मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है 15, टैक्स का रेट है 30%, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो 96 दिया है, तो मेरा आंसर आएगा 10.9375%। 10.9375% विल बी माई केडी। केई कितना आया 15, केडी कितना आया 10.9375, केपी कितना आएगा इज नथिंग बट प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना लेंगे 12, नेट प्रोसीड मतलब करंटली सेलिंग एट 91.5 बोला है, इनटू 100 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 13.11%। सो ये मेरा के आ गया, केपी आ गया, केडी आ गया, राइट। अब इन्हीं को यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, मार्जिनल वैक निकालो। मार्जिनल वैक निकालो इज नथिंग बट नए डेट, नए जो डेट है, नया जो इक्विटी और नया जो प्रेफरेंस है उनका कॉस्ट रेडी है, ऑप्टिमल प्रोपोर्शन चेंज नहीं करना है तो वो प्रोपोर्शन रेडी है, मल्टीप्लाई कर कर बस आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सो सोर्स, इंडिविजुअल कॉस्ट, प्रपोर्शन जो ऑप्टिमल है, प्रोडक्ट, दैट सिंपल इट वॉज। यहां पर इक्विटी लिया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन लिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बाद में लिया जाएगा डिबेंचर्स। इक्विटी का प्रपोर्शन 80%, सॉरी प्रपोर्शन ही, इंडिविजुअल कॉस्ट लेना है। इसका इंडिविजुअल कॉस्ट है 15%, प्रेफरेंस शेयर्स का है 13.11% और डिबेंचर्स का है 10.9375%। प्रपोर्शन जो है वो 80%, 5% एंड 15%, ये चेंज नहीं करना है। अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा 14.30%। सो दिस वॉज योर मार्जिनल वैक, दिस वॉज योर मार्जिनल वैक। आई एम नॉट वेस्टिंग कैलकुलेशन टाइम, ठीक है। फाइनली इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ पूछा था, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू शेयर्स, बिफोर सेल ऑफ न्यू शेयर, assuming that retained earning from next year investment is 50% of 2021। मुझे बताइए 2021 का ईपीएस कितना था? ईपीएस था 2021 का 2.5, इसका 50% आपने डिविडेंड बांट दिया, ऑफकोर्स बचा हुआ 50% रिटेन अर्निंग है, जो क्लियरली वो लोग बोल रहे हैं 15 इज माई रिटेन अर्निंग, 50% इज माई रिटेन अर्निंग, तो 1.25 इज माई रिटेन अर्निंग पर शेयर। Do I know my number of shares? Yes, total value of shares is given, number of shares are given, so total value is 8 lakhs, number of shares are 50,000, sorry number of shares तो रेडीमेड दिया है ना, number of shares are given रेडीमेड, per share earning is also given to us। तो क्वेश्चन जिन लोगों को नहीं समझा मैं तो क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। ये लोग बोल रहे कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे रिटेन अर्निंग यूज कर कर, एंड ऑब्वियसली नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, नए डिबेंचर इशू कर सकते हैं, नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करना है। मतलब इक्विटी का क्या पैसा यूज करना है, रिटेन अर्निंग का पैसा यूज करना है। तो इक्विटी का रिटेन अर्निंग कितना अवेलेबल है पहले वो निकाल लो, और वो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट में मतलब टोटल कैपिटल में कितना परसेंट होना चाहिए, 80% होना चाहिए। सर 80% क्यों होना चाहिए? बिकॉज मेरा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का परसेंटेज जो है वो 80% है, इक्विटी का परसेंटेज जो है वो 80% है। तो गाइस विद दैट लॉजिक आई विल फर्स्ट से retained earning available is equal to 50,000 number of shares into पर शेयर हमने अर्निंग कमाया 2.5, मगर 50% ही रिटेन अर्निंग अवेलेबल है, मतलब 1.25। तो 1.25 इंटू 50,000 अगर मैं करूँ तो 62,500 का रिटेन अर्निंग अवेलेबल है मेरे पास, करेक्ट। 62,500 का रिटेन अर्निंग अवेलेबल है। ये 62,500 मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 80% होना चाहिए, बिकॉज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का अमाउंट 80% है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट विदाउट इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, माने कि रिटेन अर्निंग यूज कर लो, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो चलेगा, मगर इक्विटी शेयर इशू नहीं करना है। विदाउट इश्यू ऑफ न्यू शेयर इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग जो हम यूज कर रहे हैं उसको 80% से डिवाइड करके 100% कितना है वो देखेंगे। सो अवर 100% अमाउंट इज 78,125। ये हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। 78,125 में से मेरा
इक्विटी का अमाउंट रहेगा 80%, 5% प्रेफरेंस का अमाउंट रहेगा, 15% मेरा डिबेंचर का अमाउंट रहेगा। नए डिबेंचर इशू कर सकते हैं, नए प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं, नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे। इसलिए इक्विटी का 80% वाला जो अमाउंट था वो कौन सा यूज किया, रिटेन अर्निंग वाला यूज किया, which was 62,500. 62,500 divided by 80% gives me 100%. So 78,125. I can invest without issue of new shares. उसके आगे अगर मुझे इन्वेस्टमेंट और करना है तो मुझे नए शेयर्स इशू करने ही पड़ेंगे, इक्विटी शेयर इशू करने ही पड़ेंगे। राइट फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। दिस वाज योर एफएम का पार्ट। वी हैव सॉल्व्ड 5 का बी पार्ट ऑल्सो। देन क्वेश्चन नंबर 6 वाज थ्योरी क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा कि अगर दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय नॉन यूएस बैंक एंड नॉन यूएस कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी इन द यूएस मार्केट, तो भाई साहब व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड। तो ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यांकी बॉन्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यांकी बॉन्ड। उसके आपको फीचर्स बताने थे, फीचर्स बताने थे कि वो ट्रंचेस में इशू हो सकता है, वो सिर्फ यूएस मार्केट में इशू हो सकता है, एसईसी के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे आपको। एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन विच इज नथिंग बट वहाँ का सेबी, जैसे इंडिया में सेबी होता है वहाँ का सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अगर मैं बॉन्ड वहाँ इशू कर रहा हूँ यूएस में, तो ऑब्वियसली मुझे यूएस के लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एसईसी का कंप्लायंस करना पड़ेगा। दिस कैन बी सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेकेंड वाला पार्ट था कि एलुसिडेट द फंडामेंटल टास्क ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ अ फर्म। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आपको सब फंक्शंस लिखने थे, कैश मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। थर्ड आपको पूछा था, इसमें 2 ऑप्शंस थे आपके पास। ट्रेजरी मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस नहीं आपके नोट्स में क्लियर कट दिए हुए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर के थ्योरी पार्ट में दिया हुआ था, कैश मैनेजमेंट के अंदर भी हो सकता है वो। देन फ्रेंड्स थर्ड पार्ट में बोला है फर्म हैज मोर कैपिटल देन रिक्वायरमेंट, व्हाट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। ऑब्वियसली दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर में दिया हुआ था ये पार्ट, थ्योरी पार्ट पूरा दिया हुआ था। व्हाट आर द 2 कॉन्सिक्वेंसेस, आपने नोट्स में 4 कॉन्सिक्वेंसेस से 5 कॉन्सिक्वेंसेस दिए थे, कोई भी 2 लिखते तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, कोई बात नहीं। और करके जो दूसरा क्वेश्चन था, ये तो हम लोग एफएम के लिटरली सेकंड या थर्ड डे क्लास में कवर किए थे, जब बैच शुरू हुई थी उसके थर्ड डे या सेकंड डे। क्या पूछा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द सोर्स एंड क्वांटम ऑफ कैपिटल। कितना पैसा लगेगा और कहां से वो सोर्स से पैसा लाना है, ये डिसाइड करते हो क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है। 2 ही मार्क का क्वेश्चन था, तो हम ऑब्वियसली बोलने चाहिए कि रिस्क कंसिडर होगा, कॉस्ट कंसिडर होगा एंड कंट्रोल कंसिडर होगा। रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल कंसिडर होगा, जिसके अंदर से रिस्क एंड कंट्रोल शुड बी बैलेंस, कॉस्ट शुड बी मिनिमम। याद आया दोस्तों, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया था। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो है वो बहुत ही आसान पार्ट था दोस्तों, बहुत स्कोरिंग था इस एग्जाम में। यहां पर आपको इक्विलिब्रियम इनकम दिया हुआ था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ था 100 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ था 500 करोड़ का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब आपको सी निकालना था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब आपको सी का वैल्यू निकालना था एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आपके इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला आपको पता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जिसमें से आपके पास y की वैल्यू दी थी 2000 करोड़, सी का वैल्यू नहीं पता है, मगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको दे रखा था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 500, देयरफॉर सी का वैल्यू आएगा 1500 करोड़। इतना सिंपल सा पार्ट था दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट डन है। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालो। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा पार्ट था दोस्तों। C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, आप सबको पता है। आपके पास कंजम्पशन का अमाउंट रेडी है 1500, आपके पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन रेडी है 100 का, तो B प्लस B इंटू वाई का वैल्यू मिल जाएगा आपके पास, P इंटू वाई का वैल्यू आएगा 1400, जहां पे आपके पास Y की वैल्यू भी रेडी है 2000, तो ऑब्वियसली B इंटू 2000 इज इक्वल टू 1400, देयरफॉर B मतलब ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट 1400 by 2000, 1400 divided by 2000, this comes to 0.7। अगर marginal propensity to consume 0.7 है, तो marginal propensity to save is nothing but 1 minus MPC, which is 1 minus 0.7, which comes to 0.3। तो ये था आपका सेकेंड वाला पार्ट। यस एवरीवन, लास्ट वाला पार्ट, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग बोलना चाहिए था, इफ सेविंग फंक्शन इज दिस। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से गलती, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग पूछना था, तो सेविंग का फंक्शन आपको दिया था, बस इस सेविंग के फंक्शन में -10 प्लस 0.2 इंटू वाई का वैल्यू लिख दो 2000,
और इससे सेविंग का वैल्यू आ जाएगा, सेविंग का वैल्यू कम्स टू 390। यस फ्रेंड्स, 390 करोड़ इज योर सेविंग का वैल्यू। ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी यहाँ पर दिए सब के सब अपने नोट्स में से और चार्ट बुक में से आए दोस्तों। प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, कौन से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके मनी मल्टीप्लायर को वगैरह, एंड ई वैलेट यूजेज से क्या होता है, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया था। रूपी वैल्यूएशन, डी वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन मतलब डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये सब हमारे क्लास में डिस्कस किया हुआ था। प्रैक्टिकल भी पार्ट है, आप अच्छे से देख लो। डिफ्लेशनरी गैप आरटीपी में भी आया था, हमारे चार्ट बुक में भी है। सीआरआर ये भी है। नेट एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं ये भी हमारे चार्ट बुक में दिया हुआ था। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमारे चार्ट बुक में, हमारे रेगुलर नोट्स में है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था दोस्तों, एक भी क्वेश्चन। ये पूरे के पूरे पार्ट्स हमने क्लास में कवर किए हैं चार्ट बुक के साथ। सब कुछ इजी थ्योरी था। प्रैक्टिकल पार्ट 2 पूछे थे, बट 2 के 2 बहुत आसान थे। आई होप ओवरऑल कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर था ये था ढासू, क्योंकि कुछ कुछ एडजस्टमेंट अलग थे, बट आई एम वेरी श्योर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप और ढासू रहेंगे और आपने इसे एटलीस्ट 50-60 पार तो आराम से लेके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई एक्सपेक्ट कि ये पूरा रिव्यू आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपने मेंटल बैलेंस रखा रहेगा पेपर के ड्यूरेशन में, तो डेफिनेटली ये पेपर में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। एक बार अच्छे से एक बात समझ लो दोस्तों, जब पेपर आसान होता है तो पेपर टफ होता है तो चेकिंग आसान होता है। पेपर आसान है तो चेकिंग टफ है। यहाँ पर पेपर आसान नहीं था तो चेकिंग आसान रहेगा, क्योंकि पेपर टफ था। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टेप्स को भी बहुत अच्छे मार्क्स देंगे ये लोग। स्टेप्स को अदरवाइज भी मार्क्स मिलने चाहिए वैसे, तो डोंट वरी। अगर आपका आधा पार्ट करेक्ट है, आधा इनकरेक्ट है, तो स्टेप वाइज मार्किंग देकर आपका पूरा स्कोर आप निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू, बाय बाय।